हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंशिका एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चन जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस स्पेशल करंट अफेयर्स सीरीज के पहले वीडियो को। तो इसमें पहला सवाल है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अर्थात EIU के द्वारा जारी विश्व के सबसे तेज वृद्धि करने वाले शहरों में शीर्ष पर कौन रहा है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो सूची जारी की गई है उसमें शीर्ष पर रहा है मलप्पुरम। मलप्पुरम कहाँ है? ये केरल में शहर है मलप्पुरम। तो ये इसमें टॉप पर रहा है। कोझिकोड और कोलम ये क्रमशः दूसरे स्थान पर रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का मुख्यालय कहाँ है? ये लंदन में है। यह एक संस्था है, NGO संस्था है, उसी के द्वारा यह सूची जारी की जाती है। तो इसमें ये मलप्पुरम शीर्ष रैंकिंग पर रहा है। दूसरा सवाल देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा वधावन पोर्ट किस राज्य में अवस्थित है। तो वधावन पोर्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह देश का 13वां पोर्ट होगा। महत्वपूर्ण पोर्ट जो होते हैं उसमें से यह 13वां मोस्ट महत्वपूर्ण पोर्ट होगा। यह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में बन रहा है यह वधावन पोर्ट। यह 13वां पोर्ट होगा। तीसरा सवाल देखिए, हिटकल परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो हिटकल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? यह भी चर्चा में रहा है यह परियोजना। तो इसका संबंध है कर्नाटक से। ऑप्शन बी सही जवाब है, कर्नाटक। कर्नाटक में यह कहाँ बनाई जा रही है, इससे संबंधित डिटेल्स देख लीजिए आंकड़े। तो हिटकल परियोजना का संबंध कर्नाटक राज्य से है। यह परियोजना बेलगावी जिले में घाट प्रवाह नदी पर बनाया गया है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि यह परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह घाट प्रवाह नदी पर स्थित है। और यह भी पूछा जाता है, अभी आगामी UPSC ARO की जो परीक्षा हुई है उसमें सहायक नदी करके पूछी गई है सवाल। तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि यह किसकी सहायक नदी है। तो घाट प्रवाह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, उसी पर यह हिटकल परियोजना का उद्घाटन किया गया या बनाया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, अटल टनल का निर्माण किस पर्वत श्रेणी में किया गया है। तो अटल टनल का लगभग निर्माण पूरा हो चुका है। इसका उद्घाटन इसी महीने प्रधानमंत्री करेंगे। तो ये किस पर्वत श्रेणी में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पीर पंजाल श्रेणी में। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। आइए इससे संबंधित कुछ आंकड़े देख लेते हैं। तो पीर पंजाल श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और जो अन्य ऑप्शन में रहे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यह ट्रांस हिमालयन का भाग है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ट्रांस हिमालयन का भाग है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर यह तीनों ट्रांस हिमालयन का हिस्सा है, जबकि पीर पंजाल श्रेणी हिमालय पर्वत का हिस्सा है। ठीक है। अटल टनल की लंबाई कितनी है? 8.8 किलोमीटर। ठीक है। यदि GPS से इसकी लंबाई की जांच की गई है तो GPS की इसकी लंबाई 9 किलोमीटर मापी गई है। ठीक है। अटल टनल को पहले क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था रोहतांग टनल। यह रोहतांग पास को ही के बगल में ही बनाया गया है। तो इसका पहला नाम था रोहतांग टनल। यह लेह को मनाली से जोड़ेगा। उस दोनों के बीच की लंबाई को लगभग 46 किलोमीटर के आसपास कम कर देगा। तो ये पीर पंजाल श्रेणी में बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, देश का सबसे स्वच्छ विश्वविद्यालय की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है। तो देश का सबसे स्वच्छ विश्वविद्यालय की रैंकिंग में शीर्ष पर है राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पाटियाला का है। यह पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का। तीसरे स्थान पर रहा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। ठीक है। अगला सवाल देखिए, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है। तो 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? यह अक्टूबर 2020 तक बढ़ाया गया है। 30 अक्टूबर 2020 तक 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आइए इससे संबंधित कुछ आंकड़े देख लेते हैं। तो 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 अक्टूबर 2020 तक बढ़ाया गया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा।
अगला सवाल है 13वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 13वीं एशियाई पूर्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया था। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला सवाल है 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन विश्व 19 की थीम क्या है? तो 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? इसकी थीम है इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका थीम, नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास। आइए इससे संबंधित कुछ आंकड़े देख लेते हैं। तो इसकी थीम क्या है? 11वें विश्व शिखर सम्मेलन की थीम अभी मैंने आपको बताया, नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ब्राजील में किया गया था 2019 में। 12वां शिखर सम्मेलन 2020 में रूस में होगा और 13वां भारत में होगा। ब्रिक्स में कितने देश हैं? ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश हैं और क्रमवार रोटेशन वाइज प्रत्येक देशों में इसका सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो अभी ब्राज़ील में हो गया, अगला रूस, उसके बाद इंडिया, फिर चाइना और फिर साउथ अफ्रीका, और ये रोटेशन पद्धति चलती रहती है। तो ये 11वां विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में किया गया और इसकी थीम हो गई नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास। अगला सवाल है UNFCCC का COP 26 का आयोजन कहाँ होगा? तो COP 26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? COP 26 का आयोजन किया जाएगा ग्लासगो में। ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। आइए इसके आंकड़े देख लेते हैं। तो COP 26 का आयोजन होगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। 25 का आयोजन कहाँ किया गया था? COP 25 का आयोजन मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। यह पहले चिली में होने वाला था, लेकिन चिली ने इसे असमर्थता जताई कि वह नहीं कर सकता है, तो फिर स्पेन ने इसे आयोजित किया था मैड्रिड में। और UNFCCC का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल देखिए, अरब जगत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस जगह होगी? तो ये अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ है? UAE में है। तो अबू धाबी में ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना अबू धाबी में की जा रही है। इसे कोरियाई विद्युत ऊर्जा निगम द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो इसे कोरियाई विद्युत ऊर्जा निगम द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसकी कुल क्षमता है 5600 मेगावाट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बन गया है? तो 54वां सदस्य देश कौन बन गया है? 54। तो ये बन गया है मालदीव। मालदीव फिर से राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बन गया है 54। और इससे संबंधित अगर कुछ आंकड़े बता दें तो जान लीजिए कि राष्ट्रमंडल उन देशों को कहा जाता है जो कभी न कभी ब्रिटिश के उपनिवेश रहे हैं। ठीक है, तो वो राष्ट्रमंडल के देश होते हैं। इसमें भी लेकिन अपवाद में 2 देश हैं, जो भी याद कर लीजिए आप लोग, मोजाम्बिक और रवांडा। ये 2 ऐसे देश हैं राष्ट्रमंडल के जो कभी ब्रिटिश के उपनिवेश नहीं रहे हैं। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा देश कभी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रहे राष्ट्रमंडल के देश? तो मोजाम्बिक और रवांडा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी देशों के 8 देशों ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर क्या कर लिया है? तो अफ्रीकी देशों ने अपनी मुद्रा का नाम क्या बदल दिया है? ये बदल दिया है इको। इको मुद्रा का नाम इन्होंने रख लिया है। आइए इससे संबंधित कुछ आंकड़े देखते हैं। तो पश्चिमी 8 अफ्रीकी देशों ने इसका नाम रख लिया इको, ECO। यह पहले CFA फ्रैंक का इस्तेमाल करते थे। यदि 8 देशों की बात की जाए तो कौन कौन है? बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी बिसाओ, आइवरी कोस्ट, माली, नाइजर, सेनेगल और टोगो। तो ये 8 देश हैं जो कि पहले CFA फ्रैंक का इस्तेमाल करते थे, अब इको नामक मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे।
अगला सवाल है राइट टू बिजनेस विधेयक 2020 का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो राइट टू बिजनेस विधेयक का संबंध है पंजाब से। यह पंजाब की सरकार ने पारित किया है यह विधेयक 2020 राइट टू बिजनेस विधेयक। यह एमएसएमई को मुख्य रूप से प्रोत्साहन देगा, इसी से संबंधित यह विधेयक है। अगला सवाल है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? ये जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर ये जीता था? डोमिनिक थिएम को हराकर यह जीत लिया था। आइए इससे संबंधित आंकड़े आप देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच, महिला एकल की विजेता सोफिया केनिन, उप विजेता डोमिनिक थिएम और महिला में उप विजेता गार्बिने मुगुरुजा। अब देख लेते हैं यूएस ओपन जो हाल ही में अभी आयोजित किया गया, उससे भी कहीं सवाल बन सकते हैं। तो पुरुष एकल उसमें जीता गया था, जीत लिया डोमिनिक थिएम ने। यह पहला इनका है ग्रैंड स्लैम यूएसए ओपन। और नाओमी ओसाका ने महिला में जीता है, यह इनका दूसरा है। उप विजेता रहे पुरुष में अलेक्जेंडर जेवरेव और महिला में विक्टोरिया अजारेंका। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इससे संबंधित और कुछ जानकारी देख लीजिए। तो सबसे पहले किसका आयोजन होता है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि इनमें में से कौन सा ग्रैंड स्लैम पहले आयोजित होता है? तो पहले होते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। ये ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे अर्थात मिट्टी का रहता है कोर्ट, और विंबलडन घास के कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये भी सवाल बनते हैं कभी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिगर से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। अगला सवाल देखिए, विश्व जल दिवस 2020 की थीम क्या है? तो विश्व जल दिवस की थीम है जल और जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन ए है सही जवाब। यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 मार्च को और इसकी थीम है जल और जलवायु परिवर्तन। अगला सवाल देखिए, द डिस्कम्फर्ट इन इवनिंग किसकी रचना है? द डिस्कम्फर्ट इन इवनिंग ये है मारिके लुकास रिजेनवेल्ड, यह इनकी रचना है। ये रही बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग मारिके लुकास रिजेनवेल्ड। यह बुकर पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इससे भी ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं बुक का नाम देकर कि यह किसकी रचना है। तो मारिके लुकास रिजेनवेल्ड, ये आपको बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? तो इनका नाम है मारिके लुकास रिजेनवेल्ड, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। अगला सवाल है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है रानी रामपाल को। ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल देखिए, संप्रीति नामक युद्धाभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो संप्रीति नामक युद्धाभ्यास भारत किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। आइए अब देख लेते हैं कि म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल के साथ भारत कौन सा युद्धाभ्यास करता है। तो म्यांमार के साथ भारत करता है इम्बैक्स, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, श्रीलंका के साथ स्लैनेक्स और नेपाल के साथ सूर्य किरण। तो ये चारों महत्वपूर्ण हैं, किसी से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में हुआ? खेलो छूट गया है, तो ये कहाँ होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन ये होगा हरियाणा के पंचकुला में। हरियाणा के पंचकुला में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। और 20वां सवाल है, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है सोनम वांगचुक को। गजानन यादव को अभी हाल ही में तेनजिंग नार्गे पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान में रखना है। तेनजिंग नार्गे पुरस्कार गजानन यादव को मिला था और लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला है सोनम वांगचुक को। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ टॉप 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।